अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज डिस्कस कर रहे हैं। हायर एजुकेशन कमीशन कौन से केसेस फाइल कर रहा है, उन केसेस की नेचर क्या है, एचईसी का पर्पस ऑब्जेक्ट क्या है, उन केसेस के फाइल करने के हवाले से, और केसेस किस पर फाइल किए जा रहे हैं, एचईसी के उन केसेस की वजह से क्या क्या बेसिकली इनफैक्ट प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को डील कैसे किया जा सकता है, एचईसी के उन केसेस को कैसे हैंडल किया जा सकता है, और इनफैक्ट कैसे जान छुड़वाई जा सकती है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। हायर एजुकेशन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2002 फॉर द प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन in furtherance of the object of HEC ने बहुत सारी ओवरसीज स्कॉलरशिप की स्कीम्स को मुतारफ कराया, जिसको ऑल ओवर द पाकिस्तान बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अवेल किया, और अवेल करने के बाद वो हायर एजुकेशन के लिए पूरी दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए गए, और कंप्लीट करके इवन पाकिस्तान वापस भी आए और इस कंट्री को सर्व भी कर रहे हैं। उस वक्त जब ये स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी होती है। स्कॉलर जो सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स होते हैं, जो स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं, उनके और एचईसी के माबैन कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक एप्लीकेशन है जो एक एप्लीकेंट जो है वो एचईसी को देता है, जो कि साइन की गई होती है। उस एप्लीकेशन के बाद एक एग्रीमेंट साइन होता है बेसिकली एचईसी और उस स्कॉलर के माबैन, जिसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन को मेंशन किया जाता है कि उस तमाम टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करेगा वो स्कॉलर, और इन केस अगर उन टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करता या कोई विलफुल वायलेशन करता है, तो उस सूरत में एक गारंटी भी स्कॉलर की तरफ से दी जाती है एट द टाइम ऑफ अवॉर्डिंग दैट स्कॉलरशिप। अब एक तो डीड ऑफ एग्रीमेंट हो गई, जो कि एचईसी और उस स्कॉलर के दरमियान लिखी गई थी, जो कि प्रॉपर विटनेसेस भी उसमें होते हैं, प्रॉपर डीड ऑफ एग्रीमेंट बनाई गई है। उसके बाद एक डीड ऑफ गारंटी भी उस स्कॉलर की तरफ से एचईसी को दी गई। अब वो डीड ऑफ गारंटी या वो श्योरिटी जो है, उसके साथ एक ऐसा गारंटर भी था जो वो उस स्कॉलर की गारंटी देता है कि मैं जो है इस स्कॉलर की बिहाफ पे गारंटी देता हूं कि ये अपनी मुकम्मल एजुकेशन करने के बाद वापस पाकिस्तान आएगा, और जिस पर्पस के लिए इसको स्कॉलरशिप दिया गया है ये पाकिस्तान को सर्व करेगा। ना सिर्फ वो एग्रीमेंट, ना सिर्फ गारंटी डीड, बल्कि एक सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस भी लिया जाता है उस गारंटर से कि आया ये जो गारंटर है, क्या ये इतनी इसकी अपनी वर्थ भी है कि ये जो गारंटी दे रहा है, जो एचईसी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो रिकवर भी इससे हो सकती है इस गारंटर से या नहीं हो सकती। सेकेंडली, एसेट डिक्लेरेशन भी एक सपोर्ट है, बेसिकली एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के तौर पे उस गारंटर से लिया जाता है कि अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें, ताकि इस एस्पिरेंट की गारंटी और श्योरिटी जो ये गारंटर दे रहा है, उसकी एसेट डिक्लेरेशन से पता चलता है कि क्या उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस इतनी है कि वो उस स्कॉलर की ऊपर खर्च होने वाली रकम को जो है वो वापस एचईसी को दे सकेगा या नहीं, अगर वो स्कॉलर फुलफिल नहीं करता उन टर्म्स एंड कंडीशन को जो कि एग्रीमेंट में लिखी गई हैं। इन सारी चीज़ों के बाद अगर देखा जाए तो एचईसी के पास बहुत एक अपर हैंड है कि एचईसी स्कॉलरशिप तो दे रहा है, लेकिन एचईसी अपने आप को बहुत साउंड करके बैठा है, और वो जो स्कॉलरशिप दे रहा है स्कॉलर को, उसके इवज स्कॉलर ने वापस पाकिस्तान में आके सर्व करना होता है इस कंट्री को। क्योंकि एचईसी इसलिए वो स्कॉलरशिप दे रहा है कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो आउट ऑफ कंट्री जाएं और अच्छी तालीम हासिल करके पाकिस्तान में वापस आके सर्विसेज दें।
बहुत सारे स्टूडेंट गए, उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की और पाकिस्तान में स्मूथली वापस आ गए। देयर इज़ नो वायलेशन। बहुत सारे केसेस में तो बिल्कुल किसी किस्म की वायलेशन नहीं हुई, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए जिसमें वायलेशन हुई। इवन कि वो एस्पिरेंट्स पाकिस्तान वापस भी आ गए, वो स्कॉलर, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से जो वायलेशंस हुई, उन वायलेशंस को सामने रखते हुए HEC ने इवेलुएशन की कि हमारी इन वायलेशंस की वजह से क्या क्या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आए हैं या क्या क्या हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ी है, जो कि उस स्कॉलर से अब हमें क्लेम करनी चाहिए। तो इस तरह के भी कुछ केसेस HEC की तरफ से फाइल किए गए हैं कि जो स्कॉलर्स पाकिस्तान वापस आ गए, लेकिन उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट किया, ब्रीच किया, और उनके ऊपर वो केसेस फाइल किए गए इन शेप ऑफ रिकवरी ऑफ अमाउंट। कुछ केसेस ऐसे थे कि स्कॉलर वापस ही नहीं आए, वो उन्होंने तो मुकम्मल ही ब्रीच कर दी उन तमाम टर्म्स एंड कंडीशन की, उस एग्रीमेंट डीड की, बेसिकली जो HEC और उस स्कॉलर के दरमियान में हुई थी। अब उस सूरत में HEC के पास एक बड़ा मजबूत स्टैंस था कि एक लंबी लिस्ट थी HEC के पास, एप्लीकेशन फॉर्म था, डीड ऑफ एग्रीमेंट थी, गारंटी डीड थी, फाइनेंशियल साउंडनेस के हवाले से डॉक्यूमेंटेशन थी, इसके अलावा एसेट डिक्लेरेशन के हवाले से थी। बहुत सारी चीज़ों के अलावा इन्होंने लीगल नोटिस भी भेजे, कॉरेस्पॉन्डेंस भी होती रही HEC की और उस स्कॉलर के आपस में। उन तमाम डॉक्यूमेंटेशन को इकट्ठा करके HEC ने एक सिविल सूट तैयार किया कि इतना एक्सपेंस हुआ इसकी स्टडी पर, उसकी डिटेल लिखी, और उन एक्सपेंसेस के साथ साथ कॉस्ट, जो लिटिगेशन कॉस्ट, और उस मद में स्पेशल डैमेजेस कुछ क्लेम करके एक रिकवरी सूट तैयार करके सिविल कोर्ट में पुट करना शुरू कर दिए हैं। और बहुत सारे केसेस जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद की कोर्ट्स में ज़ेर समाअत है। चूंकि HEC का ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद कोर्ट्स में ही HEC तमाम केसेस फाइल कर रहा है, और वो तमाम केसेस जो हैं वो तमाम उन स्कॉलर्स के अगेंस्ट हैं, बल्कि उन स्कॉलर्स के साथ साथ गारंटर के भी अगेंस्ट हैं कि गारंटर को भी उन्होंने पार्टी बना के, क्योंकि वो स्कॉलर तो अगर पेमेंट नहीं करेगा तो फिर गारंटर तो है ना, जिसकी गारंटी डेट थी, जिसकी साउंडनेस वेरीफाई की हुई थी, और जिसकी जो श्योरिटी बॉन्ड थी, डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स, वो सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास बड़े स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो किसी भी केस को विन करने के लिए काफ़ी होते हैं। उनकी बेसिस पे HEC ने केसेस फाइल करने शुरू कर दिए और वो केसेस अभी तक चल रहे हैं। हमारे पास एक स्कॉलर हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री इस वक्त जर्मनी में बैठे हैं, और उन्होंने MPhil लीडिंग टू PhD का स्कॉलरशिप अवेल किया, और उस स्कॉलरशिप को इंजॉय किया, और वो बहुत सारे ऐसे हालात उनके साथ, मामलात ऐसे हुए कि वो पाकिस्तान वापस ही नहीं आ सके। छोटी मोटी वायलेशन तो एक अलग बात है, उन्होंने एक मेजर वायलेशन की कि वो आउट ऑफ कंट्री गए और वहाँ अपनी स्टडी मुकम्मल करने के बाद वो पाकिस्तान वापस ही नहीं आए। इस सूरत में अब HEC के पास एक बहुत मजबूत स्टांस बन गया कि HEC उनके ऊपर खर्च होने वाली सारी रकम को रिकवर करे, और बल्कि उसके साथ साथ कॉस्ट को रिकवर करे और डैमेजेस को भी क्लेम करे। तो HEC ने बिल्कुल इसी तरह किया। HEC ने स्पेशल डैमेजेस, स्पेशल कॉस्ट और उनके ऊपर जो खर्च हुए थी रकम, उसको क्लेम कर दिया, और HEC ने नोटिस भिजवा दिए उनको कोर्ट के थ्रू। अब उस केस में उसको हमने बड़े माइन्यूटली देखा, बड़े एस्पेक्ट से देखा कि बेसिकली HEC जो है उसका और स्कॉलर का एक रिलेशनशिप कैसा है, और क्या HEC ये केस फाइल भी कर सकता था या नहीं कर सकता था, ऐसे HEC को ये केस कहाँ फाइल करना चाहिए था, और HEC की इंटेंशन क्या है बेसिकली इन केसेस को फाइल करने के हवाले से। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखने के बाद हमने उस केस को कंटेस्ट किया, उसमें जवाब जमा करवाया, रिटन स्टेटमेंट दी, और फाइनली एविडेंस के बाद उस केस को हमने विन किया।
ऑलमोस्ट 3 करोड़ का वो क्लेम था HEC का, जो कि HEC का वो केस डिसमिस हो गया। और वो जो स्कॉलर हैं वो आज भी जर्मनी में बैठे हैं और उन्हीं के केस की जजमेंट जो है वो इस वीडियो के एंड में मैं उसके एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, उसको एज अ प्रूफ आप देख सकते हैं। आप HEC की दायर करदा केसेस की तरफ अगर देखें तो बड़ा यकीन, कामिल यकीन होता है कि HEC के केसेस जो हैं ये डिग्री होंगे और स्कॉलर को जो उसने वायलेशन की है उन वायलेशंस की बेस पे HEC को पेमेंट देनी पड़ेगी। अगर स्कॉलर नहीं देगा तो फिर उसका गारंटर देगा। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की मौजूदगी में जो कि HEC के पास हैं, जो कि एग्रीमेंट है बेसिकली, जिस एग्रीमेंट के तहत खुद को स्कॉलर ने बाउंड किया होता है, और ना सिर्फ स्कॉलर ने बाउंड किया होता है खुद को, बल्कि गारंटर ने भी HEC को गारंटी दी होती है कि इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट मैं पेमेंट करने का जिम्मेदार हूँ। तो इस तमाम सिचुएशन को अगर देखा जाए तो HEC बड़े अपर हैंड पे है और HEC केसेस धड़ाधड़ विन कर रहा है। लेकिन किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम HEC की कमजोरियों को देख सकते हैं, क्या क्या लीगल जो लेकुनाज हैं जो बेसिकली HEC के केसेस में हैं, और उन लेकुनाज को अगर अच्छे तरीके से हम डिस्कस कर लेते हैं, अच्छे तरीके से उनको अपनी एविडेंस में ले आते हैं, या हम अच्छा अपना केस अच्छा डिफेंड कर लेते हैं, तो फिर हम HEC से केसेस जीत जाते हैं। हम HEC को पेमेंट करने के रवादार नहीं हैं। तो हमने एक ऐसा केस है जो कि मैं आज एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि एक दोस्त हैं जो कि जर्मनी में इस वक्त मुकीम हैं और वो 2008 में उनको स्कॉलरशिप मिला MPhil लीडिंग टू PhD, और उन्होंने MPhil किया। लेकिन जब PhD उनकी स्टार्ट हुई तो उनके साथ बहुत सारे कुछ ऐसे मसाइल हुए, उनके हेल्थ इश्यूज और भी बहुत सारे ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से वो अपनी PhD की डिग्री को मुकम्मल नहीं कर सके और वो पाकिस्तान वापस नहीं आए। अब HEC के पास बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग केस था कि मेजर वायलेशन थी, वापस नहीं आए। 1,01,730 यूरो उनकी स्टडी पर खर्च हुए थे। कुछ उनकी लिटिगेशन कॉस्ट थी HEC की, कुछ डैमेजेस क्लेम करने के बाद ऑलमोस्ट ये पाकिस्तानी 3 करोड़ रुपया बनता था जो कि HEC ने क्लेम किया। और HEC ने तमाम डॉक्यूमेंटेशन को साथ लगाया और तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कि एग्रीमेंट्स थे, जो कि गारंटी डीड थी, जो कि श्योरिटी था, जो कि एसेट डिक्लेरेशन थी, और जो गारंटर की तरफ से एक यकीन दहानी कराई गई थी, विटनेसेस थे, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंटेशन थी, जिसकी वजह से HEC खुद को एक अपर हैंड पे खुद को स्ट्रांग फील कर रहा था कि ये केसेस जो है वो विन किए जाएंगे। तो और बहुत सारे केसेस HEC विन भी कर रहा है। लेकिन लकीली हमने जब इसको डिस्कस किया, HEC का जो HEC के केस को देखा, HEC की ड्राफ्टिंग को देखा, डॉक्यूमेंटेशन को देखा, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे लकूनास को निकालने में हम कामयाब हो गए, जिसकी वजह से हम HEC को बेसिकली जो नॉक डाउन कर सके। इनकी प्रॉपर एक लीगल टीम है HEC की जो कि पूरे बैकअप देती है HEC के केसेस में। लिहाजा बहुत ही मेहनत तलब और बहुत ही तवज्जो तलब काम है बेसिकली HEC के केसेस को डिफेंड करना और HEC से केस को विन करना। ये कोई मतलब इट्स नॉट अ सिंपल वर्क, लेकिन फिर भी एक ईमानदारी और दयानतदारी से कोशिश की और हम HEC के अगेंस्ट जो है वो केस विन करने में कामयाब हुए। HEC का केस डिसमिस हुआ और ये सिविल कोर्ट ने ही उसको, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने ही उसको डिसमिस कर दिया। और फाइनली ये एक बहुत ही अच्छा एक स्टेप था कि स्कॉलर्स जो हैं वो पता नहीं किन किन मजबूरियों की वजह से अपने प्रोग्राम को, अपनी स्टडी को कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते। अपनी स्टडी को कंप्लीट ना करने के बहुत सारे
پرابلمز کا شکار ہوئے اور اسٹڈی کو کمپلیٹ نہیں کر سکے اسکالرز. لیکن HEC جو تھا اس کا پرپز تو یہ تھا, HEC کا پرپز تو یہ تھا کہ وہ ایجوکیشن کو, ہائر ایجوکیشن کو پروموٹ کرے, نہ کہ وہ ایک ریکوری انسٹیٹیوشن بن جائے کہ کل کو جی اگر اسکالر کسی وجہ سے اپنا پروگرام کمپلیٹ نہیں کر پایا یا انوائڈیبل سرکمسٹانسز تھے تو ان کو سامنے رکھے, ان کو دیکھے, ان کی بیسس پہ فیصلے کرے, بلکہ HEC نے دھڑا دھڑ کیسز فائل کرنے شروع کر دیے اور ریکوری کرنی شروع کر دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آئی تھنک سو کہ ایک ایسا سٹیپ تھا HEC کی طرف سے جو کہ بہت سارے پرابلم پیدا کیے جس نے, اور بہت سارے اسکالرز اس کی زد میں ہیں اور بہت ساری پریشانیاں فیس کر رہے ہیں. لیکن دیر از اے وے, دیر از سولوشن, دیر از so many reasons on behalf of that reasons we can get it from the HEC cases. And HEC باوجود اس بات کے کہ HEC نے فنڈنگ کی, HEC نے اسکالرشپ دیے, HEC نے انویسٹمنٹ کی, اس کے باوجود بھی HEC کو اور بھی بہت سارے اسپیکٹس کو مد نظر رکھنا چاہیے. HEC کو صرف ایک کیسز فائل کر کے ایک ڈنڈا نہیں مارنا چاہیے اسکالرز کے سر پہ, بلکہ حالات کو سمجھنا چاہیے کہ کن حالات کی وجہ سے ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو فلفل نہیں کیا جا سکا, اور HEC کے پاس ایسا کوئی بھی پیرامیٹر نہیں ہے کہ جو وہ ان حالات کو سمجھے. لہٰذا HEC نے کیسز کے ذریعے ریکوری کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایسے تمام اسکالرز کا ساتھ دیں گے جو نہ جانے کن حالات کی وجہ سے, کن پریشانیوں کی وجہ سے اور کن معاملات کی وجہ سے اپنی ڈگری بھی مکمل نہیں کر پائے, یا وہ ان کی سخت ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو فلفل نہیں کر سکے. تو یہ اب ڈنڈا اٹھا کے ان اسکالرز کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور تھرو کورٹس ان سے ریکوری کر رہے ہیں, جو کہ سراسر ناانصافی ہے, سراسر غلط ہے. تو امید ہے آپ کو جو بھی میری ڈسکشن ہوئی ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. پھر بھی کوئی کویسچن ہو, کوئی کوئری ہو تو آپ مجھ سے آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں, آپ مجھے واٹس ایپ پر میسیج کر سکتے ہیں, اور ان کیس اگر میری آپ کے ساتھ انٹریکشن ہو جاتی ہے تو پھر آپ کال بھی کر کے مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور انشاءاللہ مزید بھی اچھی اور پریکٹیکل جو ایشوز ہیں, اچھے اور پریکٹیکل ایشوز کو لے کر آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہوں گا, اور روٹین کی ویڈیوز, روٹین کی ٹاپکس کو ڈسکس نہیں کروں گا, صرف وہ ٹاپکس جن کے اوپر اس سے پہلے یوٹیوب چینلز پر یا کوئی ویڈیو اویلیبل نہیں ہے, انشاءاللہ انہی ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے اور انہی پرابلمس کو سالو بھی کریں گے انشاءاللہ.